आइए स्टूडेंट, अब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जनरल फीचर्स को देखते हैं कि जिसमें जनरल फीचर में सबसे पहले आता है मेटालिक इन नेचर। तो स्टूडेंट आप ये बात जानते हैं कि ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं उनका मेटालिक इन नेचर है। इनके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से विद इन अ मेटल लूज हो जाता है और इनके दरमियान एक बाइंडिंग एनर्जी होती है जो कि मेटालिक बॉन्ड होता है। तो ये विद इन अ मेटल इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है जिसमें आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इलेक्ट्रॉन शो करता है विद द आइन और ये मेटालिक बॉन्ड बनाता है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर स्टूडेंट इनका इंपॉर्टेंट रोल है इंडस्ट्री में ये नॉर्मली एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं। ये किसी भी एक्चुअली जो कोई भी प्रोसेस है उसको स्पीड अप करने के लिए एज ए कैटलिस्ट का रोल करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ये आपने ध्यान में रखना है। फिर ये स्ट्रांग होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। उसकी रीजन स्टूडेंट ये है कि अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे भी कि इनके आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन जो आता है जो इलेक्ट्रॉन्स इनके आखिरी शेल में ऑर्बिटॉल में आते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। अब जो अनपेयर्ड होते हैं तो वो आसानी से लूज हो सकते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होते जाते हैं, उतनी ही वो बाइंडिंग एनर्जी क्रिएट करेंगे। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं। लेट्स सपोज आपके पास ये विद इन अ मेटल एक एटम है। लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं ये विद इन अ मेटल, हम बात कर लेते हैं आयरन के एटम की। तो ये बहुत सारे यहाँ पे आयरन के एटम है, Fe जो आयरन भी अब आप देखें ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। सो ये बहुत सारे आयरन के एटम्स हैं। तो स्टूडेंट लेट्स सपोज आयरन में आखिरी शेल में वैसे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक ये लूज होता है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ये लूज होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये लूज होगा तो पीछे एक्चुअली क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। जाहिर सी बात ये सब जो आपके एटम है वो एक्चुअली क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। अब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पे फोकस करें, लेट्स सपोज इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ये बहुत सारी एटम के इन आयन के साथ अट्रैक्शन शो कर सकता है। वो इस आयन के साथ भी अट्रैक्शन शो कर सकता है, इसके साथ भी अट्रैक्शन शो कर सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो ये जो अट्रैक्शन है ये एक्चुअली क्या कहलाती है, ये एक्चुअली एक बाइंडिंग अट्रैक्शन कहलाती है और ये बाइंडिंग एनर्जी भी कहलाती है और ये एक्चुअली मेटालिक बॉन्ड है क्योंकि ये अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है और ज़्यादा होती जाती हैं जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ते जाते हैं। सो उस वजह से आपके जो मेटल हैं वो हार्ड होंगे, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता जाएगा। तो स्टूडेंट होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्चुअली बढ़ते जाते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे क्योंकि अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल मतलब आसानी से लूज हो सकते हैं एज कंपेयर टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे पेयरिंग होती जाती है तो वो स्टेबल होते जाते हैं, तो उनको लूज करना मुश्किल हो जाता है एज कंपेयर टू अनपेयर्ड। तो ये रीजन आपने ध्यान में रखनी है। फिर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यही वजह है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने वो आसानी से लूज होते जाएंगे तो वो उतनी ज़्यादा अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहलाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये कॉज करेंगे। ये स्टूडेंट आसानी से अलॉयज बना लेते हैं। इनकी एक्चुअली रीजन ये है अलॉय बनाने की कि दो मेटल जो है उनका साइज एक्चुअली दोनों का सेम होता है, छोटा होता है। तो उस वजह से आपके पास ये आसानी से दूसरा जो मेटल है इसमें आसानी से इंटरस्टाइसिस स्पेसेस में एक्चुअली वो जाके अपना बॉन्ड बना सकता है। सो इस वजह से ये अलॉय बनाते हैं। फिर स्टूडेंट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो वेरिएबल होती है। उनकी रीजन ये होती है स्टूडेंट की जो n-1 यानी अगर मैं इनकी बात करूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तो वो स्टूडेंट होती है n-1 इंटू d 1 to 10, यानी ये 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी। और फिर आते हैं ns जिसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं 1 से 2। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इसमें जो d ऑर्बिटॉल है और s ऑर्बिटॉल है इनमें जो एनर्जी गैप है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कम होता है जिसकी वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसकी डिटेल भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले चैप्टर आगे स्लाइड्स में आएगी। सो होपफुली यहाँ पे आपको रीजन समझ आ गई होगी। फिर स्टूडेंट इनके जो कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड होते हैं क्योंकि उसमें जब कलर्ड कंपाउंड कब बनते हैं वो भी डिटेल में आएगा आगे चल के कि इसमें एक्चुअली जो डी ऑर्बिटॉल है उसमें 5 ऑर्बिटॉल होते हैं। उसमें जो 2 ऑर्बिटॉल हैं उनको हम कहते हैं वो उनकी हाई एनर्जी हो जाती है और बाकी रिमेनिंग 3 की लो एनर्जी हो जाती है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में आगे चल के आएगा। तो उस वजह से स्टूडेंट जब इलेक्ट्रॉन जंप करके जाते हैं हाई एनर्जी वाले शेल में वहाँ वो अनस्टेबल होते हैं, वापस आते हैं, एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कलर, यानी इन द फॉर्म ऑफ आपको विजिबल स्पेक्ट्रम करेंगे तो कलर शो करेंगे। सो होपफुली आपको ये फिनोमेना पता है। फिर स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बनाते हैं, ये भी इनकी प्रॉपर्टीज है और इनके भी डिस्कशन आगे वाली स्लाइड्स में डिटेल में आएगी। सो होपफुली स्टूडेंट आपको जनरल फीचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। आइए स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप देखें स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, यहाँ तक आर्गॉन तक 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18। तो स्टूडेंट आर्गॉन के बाद 18, 19, 20 एंड 21, तो इस वजह से ये 21 हुए हुए हैं। अगर मैं इसको डिटेल में बताऊं तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे ये 5 डी ऑर्बिटॉल का ब्लॉक बना सकते हैं कुछ ऐसे करके ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये 1
2 3 4 एंड 5। तो ये स्टूडेंट पहला वाला आपका क्या होता है, dxy होता है, फिर dxy के बाद yz dzx होता है, फिर dx स्क्वायर y स्क्वायर होता है, और फिर क्या होता है dz स्क्वायर होता है, और यहाँ पे स्टूडेंट आएगा आपका 4s वाला ऑर्बिटॉल। तो अब आप इसके देखें कि 3d1 है तो ये स्टार्ट यहाँ से होगा और जो आपका s ऑर्बिटॉल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे नीचे वाले में बनाऊँ टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो आप टाइटेनियम की कैसे कर सकते हैं, इस मेथडोलॉजी से वंस अगेन आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और ये आपका आ गया 4s वाला। तो 4s में तो आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन यहाँ पे 3d में 2 है, तो एक यहाँ पर आ जाएगा सिंगल स्पिन के साथ और एक यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गया वो आसानी से लूज हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया वो अनस्टेबल होता है। जब आसानी से लूज हो जाएगा तो वो अट्रैक्शन ज़्यादा शो करेगा, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यही वजह है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं और बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ती जाती है, वो आगे चल के वो भी आएगी। फिर स्टूडेंट आप देखें एक और डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं क्रोमियम का भी आपको वेनेडियम और क्रोमियम तक चल लेते हैं। वेनेडियम का देखें क्या कंडीशन होगी, तो आप देखें कि 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4s, और यहाँ पे देखें 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 4s इसका क्या होगा एक्चुअली कंप्लीट होगा। तो अब आप देखें 3d3 हो गया और 4s 2 हो गया। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं क्रोमियम की। तो क्रोमियम का आप देखें, क्रोमियम में एक्चुअली वेरिएबल हो जाता है सिलसिला, तो वो हमने फर्स्ट ईयर में इसको डिटेल में पढ़ा भी है कि 3d में क्या आ जाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। एक्चुअली जो 4s वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आप जानते हैं 4s वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर ट्रांजिशन शो करता है, इधर वो जंप कर जाता है इस ऑर्बिटॉल में, और इसकी रीज़न आपने फर्स्ट ईयर में डिटेल में देखी हुई है। तो स्टूडेंट ये क्रोमियम का केस है और इसकी रीज़न मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, क्योंकि D4 के मुकाबले में D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल है। अगर ये ना होता तो यहाँ पे तो कितने इलेक्ट्रॉन होने थे, D में D4 होने थे। अब स्टूडेंट D5 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से s का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ जाता है और इसको ज़्यादा स्टेबल बनाता है। सो होपफुली स्टूडेंट इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बाकियों की क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी।